हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्शन। दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, परिभाषाएं क्या हैं। और बीएड का तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ही, प्लस ये सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और मोस्टली ये फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। आप चाहे लखनऊ से हो, कानपुर से हो, प्रयागराज से हो या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा, दर्शन क्या है। ओके, आज इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज की, तो यहाँ पे आपको ये पेपर फर्स्ट में मिलता है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जो कि लखनऊ और प्रयागराज का सब्जेक्ट है। कानपुर में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के नाम से पेपर फर्स्ट है ये। ओके, इसमें शिक्षा क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, ये सारा कंटेंट हम इसमें पढ़ चुके हैं। ओके, इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और बहुत ही आसान भाषा में इसको हमने समझाया हुआ है। और इसके बाद फिर इस जो सेकंड चैप्टर आपका रहेगा शिक्षा के अभिकरण, कानपुर वाले अपना जो है देख सकते हैं इसमें सिलेबस में, ये आपका चैप्टर सेकंड रहेगा शिक्षा के अभिकरण के नाम से, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये पूरा चैप्टर हमने एक ही क्लास में खत्म किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे दर्शन क्या है। ओके, यहाँ से आपकी यूनिट सेकंड शुरू होती है और चैप्टर थर्ड रहेगा। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 यूनिट सेकंड की, दर्शन क्या है, अर्थ, अवधारणा और प्रकृति को समझेंगे। ठीक है, दर्शन होता क्या है। देखिए, दर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि हमने तो दर्शन कर लिए, यानी कि हमने उनको साक्षात या सामने देख लिया, है ना। किसी चीज़ को सामने देख लेना ही दर्शन करना होता है। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आइए विधो तरीके से समझते हैं। मानव एक चिंतनशील प्राणी है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे चिंतनशील क्या है। देखिए, चिंतनशील को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, इसको कंटेम्पलेटिव कहते हैं। क्या, कंटेम्पलेटिव कहते हैं। ओके, ये इसका इंग्लिश वर्ड है कंटेम्पलेटिव। ठीक है, चिंतनशील का मतलब होता है जो चिंता करता है, जिसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता है। ठीक है, जो चिंतन कर सकता है उसी को हम चिंतनशील कहते हैं। और सिर्फ एक ही प्राणी है, वो है मानव, जिसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, इसीलिए इसको चिंतनशील प्राणी कहा गया है। ठीक है, तथा मानव जीवन स्वयं अपने आप में ही एक दर्शन है। संसार का प्रत्येक मनुष्य एक दार्शनिक है। संसार का हर एक इंसान, हर एक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, उसके चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वह उनको सामने देख पा रहा है। और फिर वो जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो उनको महसूस करता है, उनके बारे में जानने का प्रयास करता है, उनके बारे में सोचता विचारता है ना। फिर वह इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है। सामने जो भी घटनाएं देख रहा है, जो कुछ भी वो महसूस कर पा रहा है, फिर क्या करता है कि वो इन अनुभवों पर, इन घटनाओं के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और चिंतन मनन करने के बाद वो इसके बाद किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। और जो भी निष्कर्ष उसके सामने निकल करके आता है, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक घटना को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। ठीक है, कोई चीज आपके सामने है, आप उसको हो सकता है पॉजिटिव वे में देख रहे हो, हम उसको निगेटिव वे में देख रहे हो। आप उसको अच्छा बता रहे हो सकता है हमारे हिसाब से वो चीज गलत हो। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोचने विचारने की क्षमता अलग होती है। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक निष्कर्ष अलग अलग हो सकता है किसी भी चीज को लेकर के। तो वो किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन्हीं निष्कर्षों के बेस पे वो अपने विश्वासों, आदर्शों और फिर धारणाओं का निर्माण करता है। जो भी कंक्लूजन उसका घटनाओं को देखने के बाद, उसके बारे में सोचने विचारने के बाद जो भी निष्कर्ष उसके सामने निकल कर के आता है,
उसके आधार पर वो अपने विश्वास, अपने आदर्श और कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करता है। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है, यानी जो भी सत्य हम जानना चाहते हैं वो जब जान लेते हैं, यानी कि जो भी सत्य है उसके प्रति उसको जानने की जो हमारी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये है क्या, है ना, जब हम उसको जान लेते हैं तो यही दर्शन है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है, जिस एटमॉस्फेयर में भी रहता है वो उसके फैक्ट को जानने का प्रयास करता है, उसकी गहराई तक जानने का प्रयास करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक अशांति रहती है ना। फिर जब वो इन चीज़ों को जान लेता है तब फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और फिर यही दर्शन कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को आपको पहले जानने की इच्छा है, ठीक है, फिर आप उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके, आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिल जाती है, यही दर्शन कहा गया है। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, ये इसकी अवधारणा हो गई। आगे बढ़ते हैं, दर्शन का प्रॉपर अर्थ क्या है इसको समझेंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज इन 3 यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज से, और आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपके लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। जिस तरीके का कंटेंट आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यही कंटेंट आपको एज अ पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है और नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। पूरा पीडीएफ कंप्लीट मिलती है आपको, जिसमें आपको टॉपिक वाइज कंटेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ मिल जाता है। इतना कंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर है हमारा, लिख लीजिए 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दर्श धातु के करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लग करके हुई है। समझिए, दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा का जो दृश्य शब्द है, ठीक है, इस धातु के करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लग करके दर्शन शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। क्या अर्थ होता है इसका? जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों फिलॉस, क्या शब्द है, यूनानी भाषा के ये शब्द हैं, एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया से मिलकर के बना हुआ है। इसमें फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। ओके, तो इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विद्यानुराग, यानी कि ज्ञान से प्रेम। ओके, समझ गए आप? ठीक है, यही कंटेंट जब आप बुक्स में या क्वेश्चन बैंक में पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, वहाँ पे लेंथी लगेगा, यहाँ पे बहुत आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष, मानसिक प्रक्रिया जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है उसमें 3 चीजें आती हैं, ज्ञान, काम और भाव। क्या आता है? ज्ञान, काम और ज्ञान यहाँ पे कर्म है डियर फ्रेंड, ठीक है, वही जो हम काम बोल रहे हैं कर्म है यहाँ पे, ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। सत्य का साक्षात दर्शन करना दर्शन कहलाता है। अरस्तु ने कहा है कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा अरस्तु कहते हैं। आप जब एग्जाम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके साथ 2 या 3 परिभाषाएं आपको याद होना आवश्यक है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। कॉम्टे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। वहीं पर डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। सबका अपना अलग अलग डेफिनेशन है। गांधी जी कहते हैं कि यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं। जो गांधी जी हैं वो दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, जिसमें
मानव जो है वो व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। यहाँ तक समझने के बाद हमने दर्शन का अवधारणा समझ ली, उसका प्रकृति को समझा, उसकी परिभाषाओं को जाना। अब हम बात करते हैं दर्शन का जो अध्ययन क्षेत्र है या फिर जो विषय वस्तु है, इसकी बात करते हैं। देखिए, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र क्या है? अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित होती है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जो दर्शन है, इसका क्षेत्र इतना व्यापक है, ये एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित होती है। इसमें प्रकृति और ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। किसके किसके संबंध में? प्रकृति और ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। ओके, दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो तत्व मीमांसा जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, ज्ञान मीमांसा जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, तीसरा मूल मीमांसा एक्सियोलॉजी कहा जाता है। ये दर्शन के अध्ययन क्षेत्र के 3 रूप होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम इनको एक एक करके समझेंगे। तत्व मीमांसा क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है? इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है कि व्हाट इज ट्रू, फैक्ट क्या है, यथार्थ क्या है, सत्यता क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है। जो तत्व ज्ञान है यह किससे संबंधित है? मनुष्य से, जगत से, ईश्वर से और परलोक से संबंधित है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत आदि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस संसार का आदि अंत क्या है, यानी शुरुआत कहाँ से है, इसका अंत कैसे हुआ, इसका स्वरूप क्या है ना, जीव क्या है, उसकी आत्मा का अस्तित्व क्या है, हर एक चीज का अध्ययन किया जाता है। इसमें ईश्वर का अस्तित्व क्या है, ईश्वरीय सत्ता क्या है, जीव और आत्मा का अस्तित्व क्या है, इस जगत, इस संसार का स्वरूप क्या है, इस जगत की शुरुआत कैसे हुई, उसका अंत कैसे होता है, मनुष्य का अंत कैसे होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज्ञान मीमांसा, जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। देखिए, यह सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है, यानी सत्य से संबंधित जो ज्ञान है ये उसको डेवलप करता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान से संबंधित कुछ समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध क्या है, ज्ञान की लिमिटेशंस क्या है, नॉलेज के सोर्सेस क्या हैं, हमें ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से संबंध क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कहाँ होता है? एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। अब आगे बढ़ेंगे तो मूल्य मीमांसा, ये दर्शन का तीसरा अध्ययन क्षेत्र है। इसमें क्या होता है? इसको मूल्य मीमांसा को इंग्लिश में एक्सियोलॉजी कहते हैं। इसका संबंध जीवन की सत्यता से होता है, जीवन की सत्यता से इसका संबंध होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मूल्य शास्त्र को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो तर्कशास्त्र, दूसरा नीति शास्त्र, तीसरा सौंदर्य शास्त्र। इतना काफ़ी है, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। तो यदि आपसे दर्शन का अध्ययन चित्र पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, देन आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, 3 होते हैं। एक तो तत्व मीमांसा, जिसके अंतर्गत ईश्वर से संबंधित ज्ञान की खोज की जाती है, ईश्वर की सत्ता का पता लगाया जाता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की बात की जाती है, मूल मीमांसा में मूल्यों की बात की जाती है। अब दूसरा है दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आइए इसकी बात करते हैं। दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू भी माने गए हैं कि जो दर्शन और शिक्षा है दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है।
दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष, यानी कि जिसमें विचार, विमर्श, चिंतन, अनुभव ये सब कुछ शामिल होता है। शिक्षा एक क्रियात्मक पक्ष होता है, अर्थात दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती है, यानी कि जो भी विचार हैं अब उन पर काम कैसे किया जाए, उनको अपने व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये काम शिक्षा करती है। दर्शन सिर्फ विचारों को, आपने किसी चीज को देखा, अब आप उस चीज के लिए आपके अंदर विचार आएंगे, है ना, कि ये चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई है, मतलब सही है, नहीं है, सकारात्मक देखेंगे या नकारात्मक देखेंगे, जो भी विचार आपके अंदर आएंगे वो दर्शन के माध्यम से आएंगे। ठीक है, यानी कि आपने उसका दर्शन किया, आपके अंदर विचार आ गए। ओके, आपने उसके बारे में सोचा, विचारा, अब उसका एक निष्कर्ष निकलेगा। जो भी निष्कर्ष निकलेगा अब आप उस पर काम करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा आपके सोचने विचारने के बाद, देखने के बाद, अब आप उस रिजल्ट पर काम करेंगे। वो काम कैसे करेंगे? वो शिक्षा के माध्यम से करेंगे। आपको जितना ज्ञान होगा उसी के हिसाब से आप उसको काम करेंगे और अपने व्यवहार में उसको लाएंगे। इट इज फैक्ट। जॉन डीवी कहते हैं, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है। दर्शन शास्त्र क्या है? यह जीवन दर्शन है जो शिक्षा के बिना अपूर्ण और शिक्षा से बिल्कुल अलग है। शिक्षा के बिना अधूरा है और शिक्षा से बिल्कुल अलग है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये कनेक्शन है दर्शन और शिक्षा के बीच में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ जाएंगे, हो सकता है लॉन्ग में 3-4 टॉपिक मिला के पूछ ले, क्योंकि लॉन्ग तो टॉपिक्स को मिलाने के बाद ही बनता है। अब दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझिए इस बात को। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ता है? शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दर्शन का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधि कौन सी रहेगी, अनुशासन कैसा रहेगा, विद्यालय का संगठन आदि को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है दर्शन के माध्यम से। यानी कि जो शिक्षा दी जा रही है उसके उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, आप बच्चे को क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, विधि क्या रखेंगे, अनुशासन आपका कैसा है, विद्यालय का संगठन कैसा है, ये सब कुछ निश्चित किया जाता है दर्शन के माध्यम से। आइए अब इसको समझते हैं दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से। जॉन डीवी का स्टेटमेंट है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से। दर्शन का संबंध किससे है? शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शन के द्वारा ही जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा ही इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। समझिए पॉइंट को, समझिए लाइन को समझिए। दर्शन के माध्यम से जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, कि जीवन के जो मूल्य हैं उनका ज्ञान, और शिक्षा के द्वारा उन मूल्यों की प्राप्ति होती है। आपने मूल्यों का ज्ञान कहां से मिला? दर्शन के माध्यम से। लेकिन इन मूल्यों को प्राप्त कैसे कर पाएंगे? शिक्षा के माध्यम से। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही उन मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों द्वारा होता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका निर्धारण दर्शन के माध्यम से होगा, दार्शनिकों के माध्यम से होगा। ठीक है, और फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करेंगे आप? शिक्षा के माध्यम से। दार्शनिक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जो दार्शनिक होते हैं वो जीवन का लक्ष्य क्या है ये निर्धारित करता है दर्शन, और जो अध्यापक है वो बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि दर्शन ने सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर दिया, इस मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है, लेकिन शिक्षक यानी शिक्षा जो है वो उस मंजिल तक कैसे पहुंचेगी इस पर काम करता है। शिक्षा हमें यहां तक पहुंचाती है, ये हमें सिर्फ लक्ष्य दे देते हैं कि तुम्हें यहां पहुंचना है, लेकिन वो पहुंचना कैसे है ये काम शिक्षा के माध्यम से होता है। अब हम बात करेंगे दर्शन और पाठ्यक्रम की। देखिए दर्शन और पाठ्यक्रम को समझते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि
पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसमें फिलॉसफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं, उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। आप लोग बीएड में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जिस देश की बात हो कि कंट्रीज के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है वही अमेरिका में चल रहा हो, कनाडा में चल रहा हो या यूएसए में चल रहा हो, है ना, रूस में चल रहा हो। नहीं, डिफरेंट है। देश के हिसाब से पाठ्यक्रम डिफरेंट है। युग के हिसाब से बात करें तो पहले की शिक्षा कैसी होती थी और आज की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। जिस प्रकार की विचारधाराएं, हम लोगों की विचारधाराएं बदलती जा रही हैं। कितने ही चैप्टर्स पुराने हटा दिए गए हैं, नए चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, पुराने सब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं, नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। जिस प्रकार की विचारधारा बनती जा रही है वो चीजें उसमें लाई जा रही हैं। पुराने कितने ही चैप्टर्स सब्जेक्ट से हटा दिए गए हैं। आदर्श, आवश्यकता, जिस प्रकार की समाज की आवश्यकता होती है उसी हिसाब का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। समाज क्या चाहता है, किस प्रकार की जरूरत है उसको, उसी हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है ताकि आगे चल करके समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो इसमें जो है दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना। प्राचीन समय में आपको पता है जो आध्यात्मिक तथ्य हुआ करते थे उनको महत्व दिया जाता है, लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम में आध्यात्मिक तथ्यों को उतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है ना। और प्रेजेंट में क्या है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, है ना, जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना। चलिए, पाठ्यक्रम पर दर्शन बहुत प्रभाव डालता है। इन प्रभावों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें आदर्शवाद की, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इनके पूरी क्लासेस हमने बनाई हैं। 1-1 घंटे की क्लास है। आदर्शवाद पर 1 घंटे में बात की है, प्रकृतिवाद पर 1 घंटे बात की है। पूरी वीडियोस अपलोड हैं, उनको देखिएगा। आदर्शवाद की बात करें, पाठ्यक्रम के आधार पर बात कर रहे हैं। आदर्शवाद के हिसाब से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? देखिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में मानवीय विचारों एवं मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होता है। आदर्शवाद कहता है कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं उनकी प्राप्ति है, और आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होता है। वहीं पर प्रकृतिवाद की अपनी विचारधारा है। प्रकृतिवाद कहता है कि बालक के स्वाभाविक विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। बालक का जो स्वाभाविक विकास है उस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की जो उसकी व्यक्तित्वता है उसको, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्यकताएं क्या हैं, बालक की प्रेजेंट नीड्स क्या हैं, बालक किसमें रुचि रखता है, बालक की क्षमता क्या है, इन सबको आधार बनाया जाता है। तभी तो हम उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे। इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है। एक लाइन में ध्यान रखिएगा, जो प्रकृतिवादी विचारधारा है वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है। यानी कि ये कहता है प्रकृतिवाद कि जो भी पाठ्यक्रम आप तैयार करें उसमें बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को तैयार करें। जिस चीज में बालक की रुचि है वैसा पाठ्यक्रम हो, जिसकी उतनी क्षमता है उतना पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिस प्रकार की उसकी आवश्यकता है उस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करो, ऐसा प्रकृतिवाद कहता है। ओके, और आदर्शवाद क्या कह रहा था पीछे? वो कह रहा था कि पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रयोजनवाद क्या कहता है। प्रयोजनवाद कहता है प्रयोजनवादी विचारधारा उपयोगिता, व्यावहारिकता आदि पर बल देती है। जो प्रयोजनवादी विचारधारा है ये उपयोगिता क्या है, व्यवहारिकता क्या है, इन सब चीज़ों पर फोर्स करती है। यह बालक को अपने मूल्यों का स्वयं निर्माण करता मानती है कि जो बालक है वो अपने वैल्यूज़ को खुद डेवलप करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाठ्यक्रम में बालक की वर्तमान और जो भावी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी क्रियाओं का स्थान दिया जाता है कि बालक की प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत हो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करो, उन चीज़ों को बालक पढ़े। इस प्रकार प्रयोजनवादी विचारधारा क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देता है। यानी कि जो बालक है वो
लर्निंग बाय डूइंग करे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे बालक। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बालक खुद करके सीखे, ऐसा प्रयोजनवाद कहता है। आदर्शवाद कह रहा था कि पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए। प्रकृतिवाद कह रहा था कि जो पाठ्यक्रम हो वो कैसा हो, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। अब प्रयोजनवाद कह रहा है कि पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए जिसमें बालक खुद करके सीखे। यथार्थवाद क्या कहता है, देखिए समझते हैं। यह विचारधारा प्रत्यक्ष में विश्वास रखती है, जो सामने है उसी में विश्वास है इसको, बाकी चीजों में विश्वास नहीं, फालतू में विश्वास नहीं, जो सामने दिख रहा है उसमें बिलीव करता है। इसलिए पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिकता को स्थान दिया जाता है। इसमें बाहरी जीवन की वास्तविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से आदर्शवाद क्या मानता है, प्रकृतिवाद क्या मानता है, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन सब के हिसाब से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि दर्शन के हिसाब से शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, फिर हम समझेंगे कि शिक्षक क्या है, अनुशासन क्या है, इनको समझते हैं। फिर ये पूरी ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। दर्शन के हिसाब से टीचिंग मेथड्स कैसी होनी चाहिए। देखिए, जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन शास्त्र ही बताता है। अगर आप अपने जीवन के आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज किया जाए, ये फिलॉसफी ही बताता है। शिक्षण विधियों का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कौन करता है, दर्शन करता है। आपकी जो टीचिंग मेथड है, किसी सब्जेक्ट को लेकर के आप जिस भी टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं वो सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, ये मूल्यांकन कौन करता है, दर्शन। व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का निर्धारण भी होता है। शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। जो निषेधात्मक शिक्षा पद्धति है वो रूसो ने दी है, क्रिया पद्धति फ्रॉबेल ने दी है, इंद्रिय प्रशिक्षण जो टीचिंग मेथड है मॉन्टेसरी ने दी है, प्रश्नोत्तर या वाद विवाद जो टीचिंग मेथड है आदर्शवाद ने दी है, इंद्रियों द्वारा सीखने के लिए प्रकृतिवाद ने कहा है, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो प्रयोजनवादी ने दिया है, निरीक्षण या स्व खुद अनुभव करके सीखना ऐसा यथार्थवाद कहते हैं, यथार्थवादी। अब दर्शन के हिसाब से अनुशासन कैसा होना चाहिए, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश अथवा समाज की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन के सिद्धांत निरूपित होते हैं। किसी भी देश अथवा समाज की जो दार्शनिक विचारधारा होती है उसके हिसाब से अनुशासन के सिद्धांत होते हैं। राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा का विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप हैं। एक तो दमनात्मक अनुशासन होता है, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन होता है, तीसरा मुक्त्यात्मक अनुशासन होता है। ये 3 अनुशासन होते हैं। अब एक एक करके हम इनको जरूर समझेंगे। दमनात्मक अनुशासन क्या होता है, देखिएगा। दमनात्मक अनुशासन में बालकों को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। दमनात्मक अनुशासन कहता है कि बालकों को दंड जरूर दो। अगर उन्होंने कोई काम खराब किया है, काम बिगाड़ा है तो दंड देना अनिवार्य है। यदि बालक ने 1 रुपया बचपन में चुराया है किसी का, या किसी की पेंसिल चुरा ली है, आपने उसको दंड नहीं दिया, आपने हंसी में टाल दिया, देन इन फ्यूचर वो बड़ी चोरी कर सकता है। तो दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, भय दंड दमन के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। यानी कि हम बालक को डरा करके, दंड दे करके हम उसको डिसिप्लिन में रख सकते हैं, ऐसा दमनात्मक अनुशासन में कहा गया है। वहीं पर जो प्रभावात्मक अनुशासन है, प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन आदर्शवादियों ने किया है। किसने, जो प्रभावात्मक अनुशासन है इसका समर्थन किसने किया है, आदर्शवादियों ने। ओके, और यहाँ पे शिक्षक को अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर स्वयं आकर्षित हो सके। प्रभावात्मक अनुशासन में ऐसा कहा गया है कि टीचर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को इतना इफेक्टिव बनाए, इतना उसका प्रभाव तेज हो कि बालक खुद ब खुद अपना डिसिप्लिन में रहे और आकर्षित हो। आगे है मुक्त्यात्मक अनुशासन। मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन जो है वो प्रकृतिवादियों ने किया है, इसका समर्थन आदर्शवादियों ने किया है, इसका समर्थन प्रकृतिवादियों ने किया है।
उनका मत है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, बालक को बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए, फ्री रखना चाहिए बालक को, उनके प्राकृतिक विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ये थी दर्शन के हिसाब से अनुशासन किस तरीके का होना चाहिए। अब बात करते हैं दर्शन और शिक्षक की, फिर हमारी क्लास आज एंड हो जाएगी। चलिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दर्शन और शिक्षक क्या है देखिएगा। प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श अथवा दर्शन होता है, हर एक टीचर का अपना आदर्श होता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप होती है। जो भी शिक्षण विधि होती है उस पर शिक्षक का दर्शन क्या है, उसकी छाप होती है, यानी कि उसका प्रभाव पड़ता है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है। जो उच्च कोटि का फिलॉसफर है वही अच्छा शिक्षक भी होता है, और अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है। दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं प्रभावशीलता आदि गुणों का विकास होता है। उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अपने जीवन दर्शन और विचारधाराओं के आधार पर नई विचारधाराओं और आदर्शों को जन्म देता है। इस प्रकार शिक्षक भावी दर्शन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हमारी एंड होती है, जिसमें हमने फिलॉसफी को पूरी तरीके से समझ लिया। पूरा पेपर आपको इतने से कंटेंट से ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लखनऊ, सुनिए मेरी बात, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, या फिर आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स का मतलब ये है कि पूरा कंटेंट हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आपको कुछ फीस देनी होगी चारों पेपर की। आपके यहाँ 4 पेपर होते हैं, चाहे आप लखनऊ हो, कानपुर, प्रयागराज, चारों पेपर की कुछ फीस पे करनी होती है उसके लिए। और फिर जो कंटेंट होता है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इससे पहले जो क्लासेज कराई है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के विकिरण क्या है, उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।